नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को लखनऊ स्थित जन भवन पहुंचकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से शिष्टाचार मुलाकात की और इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को जन कल्याण पर्व नामक पुस्तक भी भेंट की। आधिकारिक जानकारी के अनुसार ये मुलाकात सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। हालांकि मुलाकात के एजेंडे को लेकर कोई भी आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। ये बैठक ऐसे समय पर हुई है जब 3 अगस्त से यूपी विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है और 4 अगस्त को योगी सरकार वित्तीय साल 2026 और 27 का अनुपूरक बजट पेश करेगी। राजनीतिक गलियारों में इस मुलाकात को लेकर कई तरह की चर्चाएं जरूर है, लेकिन सरकार या फिर राजभवन की ओर से इस सामान्य शिष्टाचार भेंट ही बताया गया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच समय समय पर औपचारिक मुलाकातें होती रहती हैं। फिलहाल इस बैठक को लेकर किसी भी प्रशासनिक या फिर राजनीतिक फैसले की अधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में बैठक को लेकर किसी भी तरह के कयास लगाने से बचा जा रहा है। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र 3 अगस्त यानी कि कल से शुरू होने जा रहा है और ये सत्र राजनीतिक और वित्तीय दोनों लिहाज से बेहद ही अहम माना जा रहा है। विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार पहले दिन दिव्यांग सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के बाद से सदन की कार्रवाई स्थगित की जाएगी और इसके बाद से 4 अगस्त को योगी सरकार वित्तीय साल 2026 और 27 का अनुपूरक बजट सदन में पेश करेंगी। सरकार का फोकस अधूरी विकसित परियोजनाओं को गति देना, बुनियादी ढांचों को मजबूत करना और जन कल्याण योजनाओं के लिए अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान करने पर रहने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार नए लिंक एक्सप्रेसवे और मेडिकल कॉलेज स्कूटी योजना और अन्य प्रमुख परियोजनाओं के लिए भी अतिरिक्त धन का प्रावधान किया जा सकता है। वहीं विपक्ष कानून व्यवस्था, किसानों, बेरोजगारी और महंगाई और अन्य जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। ऐसे में सदन के भीतर तीखी बहस और हंगामे के आसार भी जताए जा रहे हैं। सरकार अपने विकास कार्यों और उपलब्धियों को सदन के सामने रखेगी, जबकि विपक्ष विभिन्न मुद्दों पर जवाब मांगने की रणनीति के साथ मैदान में उतरेंगे। ऐसे में इस बार का मानसून सत्र राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है। वहीं कौशाम्बी के मूरतगंज विकासखंड के गांव में पंचायत के विकास कार्यों को लेकर ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का दावा है कि पिछले 5 सालों में हुए विकास कार्यों में अनियमितताएं हुई हैं। उनका आरोप है कि ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव की कथित मिलीभगत से सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने सूचना के आधार पर आरटीआई के तहत पिछले 5 सालों के विकास कार्यों का पूरा ब्यौरा मांगा था, लेकिन 6 महीने बीतने के बाद भी उन्हें जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। सूचना न मिलने से ग्रामीणों में नाराजगी और उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने के साथ ही विकास कार्यों का रिकॉर्ड सार्वजनिक करने की मांग की है। हालांकि ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव पर लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र रूप से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और संबंधित पक्ष का बयान भी सामने नहीं आया है। प्रशासन की ओर से फिलहाल इस मामले पर कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। जांच के बाद ही आरोपों की पुष्टि हो सकेगी। यहाँ पास बुजुर्ग हैं, इन बुजुर्ग माता से पूछते हैं, माता जी यहाँ पास क्या समस्याएं हैं? यहाँ यही समस्या है साहब कि घर गिरे ना वो मिले, विकास न मिले, नाली है माने पानी में बहत है, नाली नहीं बन रही है और जब रास्ता जो है का कहते सड़क है, सड़क निकल कर वास्ता रहा वो भी नहीं आते। और जितने विधवा है उनका घर हमार है, कहाँ हम जाई, कहाँ रही, कहाँ डेरा बसाई। प्रधान जी से आप प्रधान जी से एक दार नहीं हजारों दार कहा, एको नहीं सुनाई यार। प्रधान कौन है? सिमोहन मौर्य। आपका क्या नाम है? हमार जंगरनिया नाम। जैसा कि इन्होंने बताया कि हजारों बार हमने प्रधान से कहा लेकिन कोई सुना नहीं। हालांकि जिस तरह से आप अवस्था देख रहे हैं, 60 प्लस की उम्र की महिला दिखाई दे रहे हैं। मैं और महिलाएं हैं, इनसे बात करूंगा, क्या समस्याएं हैं? अरे प्रधान तो पाइएदार नाप के कुछ बनता ही नहीं, न ओलिया न कोलिया, इतने पानी में जो बरस दिया था इतने पानी मोलिया के आई जाई थी भाई। अब क्या करी, जब बनाता ही नहीं तो कितना पकाई हमारा। चलिए आइए और पूछते हैं, यहाँ पास देखते हैं क्या क्या समस्याएं हैं। माता समस्या ये है कि साहेब न तो हमको कॉलोनी मिल रही है, विधवा हन, और जो समस्या यह है कि ना नाली बनवाए रहे हैं, ये कैसे पानी डाई थी तो गाली देत है, वो कैसे पानी आवत है तो हम गाली दी थी। तो ये में लड़ाई होत है, झगड़ा होत है, न तो नारी कई जो बोलाउतो हन तो कई झांका नहीं चीते। इलाहाबाद से फोन से बात कर ले, हाँ आई थी, फिर कई झांक नहीं चीते सकते। कौन ऐसा बोलता है?
सिमोहन बोलता है, उनके महतारी बोलता है, वो तो निकारता ही नहीं यहीं। ये कौन है? सिमोहन मौर्या है। आइए और लोगों से बात करते हैं, बुजुर्ग से। यहाँ पास हैं कुछ लोग और हैं, दादाजी से बात करते हैं। क्या समस्याएं हैं? समस्या सर ये है कि यहाँ जो भी ये दायरा हुआ है ये सत्य है, और जहाँ तक कूड़ा भरा है, न कूड़ादान लगता है, न कोई सफाई कर्मी आता है, ना तो खड़ंजा जहाँ अधूरा लग गया वो अधूरा लगा है, पैसा पूरा निकल रहा है, कहीं रिबोर का पैसा पूरा निकल, बम कोई मिस्त्री नहीं लगता, लोग घर से अपना पैसा लगा कर ऐसा करते हैं। जितनी रास्ता है आप चल के देख लेंगे, कोई अधिकारी और देख सकते हैं आकर के, कहीं भी कोई रास्ता सुचारू रूप से नहीं बनाया गया है। प्रधाना पुष्पलता मौर्य है, उसका लड़का भाजपा का नेता है शिवमोहन मौर्य। यहाँ पास बुजुर्ग हैं, इन बुजुर्ग स्वास्थ्य केंद्र जलालाबाद की बदहाल व्यवस्था एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। अस्पताल में पीने के पानी की व्यवस्था तक नहीं है, जिसके चलते कर्मचारियों को खुद पैसे देकर पानी मंगवाना पड़ता है। वार्ड और ओपीडी की खिड़कियों के शीशे भी टूटे हुए हैं, जिसकी बदबू अंदर जाती है। मरीजों और स्टाफ के लिए बने शौचालय जर्जर हालत में है। डॉक्टर अर्चना के ओपीडी कक्ष के शौचालय में दरवाजे की जगह कपड़े का पर्दा लगा हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि नोडल अधिकारी डॉक्टर केपी त्रिपाठी नियमित निरीक्षण नहीं करते, इसलिए अव्यवस्थाएं लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। अस्पताल परिसर में भी जगह जगह गंदगी और कबाड़ बन चुकी एम्बुलेंस पड़ी हुई है। वहीं पर आयुष चिकित्सक डॉक्टर अर्चना वर्मा ने भी अस्पताल में मौजूदा समस्याओं की ओर इशारा किया है। लखनऊ के मोहनलालगंज तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस पे फरियादियों की शिकायत सुनी गई। समाधान दिवस में उप जिलाधिकारी आकाश सिंह और एएसपी आरके सिंह ने लोगों को समस्याएं सुनकर संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए और इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे। हालांकि प्रशासन द्वारा नामित नोडल अधिकारी के समाधान दिवस में नहीं पहुंचने को लेकर भी चर्चा रही। उन्होंने स्थानीय लोगों से इस पर सवाल भी उठाए। फिलहाल प्रशासन की ओर से नोडल अधिकारी की अनुपस्थिति को लेकर कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। अलीगढ़ पुलिस ने गुम हुए मोबाइल फोन तलाशने के अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने CIR पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के आधार पर 263 गुम मोबाइल फोन बरामद करके उनके वास्तविक मालिक को सौंप दिया है। बरामद मोबाइलों की कुल अनुमानित कीमत 48,70,000 रुपए बताई जा रही है। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मनीष कुमार मिश्रा के पर्यवेक्षण में सर्विलांस सेल और विभिन्न थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने की है। अगर आपको टेक्निक बता देंगे ना तो फिर वो जो चोर हैं जो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं वो थोड़ा सतर्क हो जाएंगे। और मैंने अभी पब्लिक से अनुरोध किया है इस कार्यक्रम में कि अगर उनका फ़ोन मिस होता है, खो जाता है, जैसे कई लोगों ने बताया कि शॉपिंग करते समय गिर गया, खेत में गिर गया या टोल पे गिर गया, तो उनसे मेरा अनुरोध रहेगा कि जो भारत सरकार का CEIR पोर्टल है उस पर ये सूचना ज़रूर अपलोड कराएं। साथ ही साथ लोकल पुलिस को भी ये सूचना दें। साथ ही साथ ये सिम का जो सिम यूज़ होता है, जो मोबाइल नंबर है, उसको ज़रूर ब्लॉक कराएं जिससे कोई उसका मिसयूज़ ना कर सके। जितने भी फ़ोन इस तरह के गायब होते हैं जो हमारे पास सूचना आती है, वो सूचना पे हमारी सर्विलांस टीम निरंतर लगी रहती है और पूरा उनका प्रयास रहता है कि 100% सभी मोबाइल फ़ोन की हम लोग रिकवरी करें जिससे कोई उनका मिसयूज़। अमेठी की तिलोई तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी संजय चौहान ने फरियादियों की समस्या गंभीरता से सुनी। इस दौरान राजस्व, पुलिस विकास और अन्य विभागों से जुड़ी शिकायतों पर संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया गया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी शिकायतों को गुणवत्तापूर्वक पारदर्शिता तरीके से निस्तारण किया जाए ताकि लोगों को बार बार कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़े। समाधान दिवस में बड़ी संख्या में पहुंचे फरियादियों ने अपनी समस्याएं जिलाधिकारी के समक्ष रखी। जिन मामलों का मौके पर निस्तारण संभव था उनका तत्काल समाधान कराया गया, जबकि अन्य मामलों में संबंधित विभाग को शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इस दौरान पुलिस, राजस्व और अन्य विभागों के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। देखिए, यहाँ कई तरीके की मिश्रित शिकायतें आई हैं। राजस्व विभाग से संबंधित शिकायतें भी आई हैं। आबादी क्षेत्रों के अंदर नाली, खड़ंजा या सहन दरवाजे की बूंद पर अवैध कब्जे की भी शिकायतें आई हैं। एक दो शिकायतें फार्मर रजिस्ट्री न होने के कारण कृषकों को सहकारी समिति से खाद न मिलने की भी आई हैं। इन सभी के निस्तारण के लिए, तत्काल निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को बताया गया है। कुछ प्रकरणों का मौके पर भी निस्तारण हुआ है। जहां तक बिना फार्मर रजिस्ट्री के किसानों को खाद न मिलने का बिंदु है, मैं आपके माध्यम से ये सूचना सभी को देना चाहता हूं
कि फार्मर रजिस्ट्री करना किसान के स्वयं के हित में है, बहुत आवश्यक है। लेकिन फसल बुआई के समय पर फार्मर रजिस्ट्री न होने के कारण किसी को खाद देने से मना नहीं किया जाएगा। अगर किसी की फार्मर रजिस्ट्री नहीं भी है तो भी उस वहीं अमेठी में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बनवारी लाल का व्यापारियों ने भव्य स्वागत किया। देवपाटन मंदिर में दर्शन पूजन के बाद से उन्होंने व्यापारियों की बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में व्यापारियों ने बिजली, गैस एजेंसी और अन्य समस्याओं को लेकर सामने रखा है। बनवारी लाल ने भरोसा दिलाया कि व्यापारियों की समस्या को सरकार तक पहुंचाकर उनका समाधान का प्रयास भी किया जाएगा। उन्होंने व्यापारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा, व्यापारी पेंशन और कम ब्याज में ऋण उपलब्ध कराने, दुकानदारों के लिए 1 करोड़ रुपए तक का बीमा और व्यापार लाइसेंस को आजीवन वैध किए जाने की मांग उठाई। देखिए, व्यापारियों की 6-7 बड़ी समस्याएं हैं। आजकल कैंसर हो जाता है, 1 करोड़ रुपए लगता है, कहाँ से लावें? आपने चपरासी से लेके कमिश्नर तक का स्वास्थ्य बीमा सरकार ने करा रखा है। वो सरकार से लेते हैं 7 चीज़ें। हम सरकार को 7 प्रकार का टैक्स देते हैं, हमको क्यों नहीं स्वास्थ्य बीमा हमारा किया जाता है? ये सरकार का सरासर अन्याय है, हमारे साथ जाती है। अगर कर्मचारियों का, अभी उन्होंने शिक्षकों का कराया है माननीय योगी जी ने, सभी शिक्षकों का स्वास्थ्य बीमा होगा, अखबार में आया। हमारा स्वास्थ्य बीमा क्यों नहीं कर रहे? हमसे कोई नाराज़गी है क्या? व्यापारियों का स्वास्थ्य बीमा हर हाल में होना चाहिए। दुकान जलने का 1 करोड़ का बीमा होना चाहिए। व्यापारियों के सारे लाइसेंस आजीवन होने चाहिए। व्यापारी जिस विभाग में पंजीकृत है उस विभाग से उसको आई कार्ड मिलना चाहिए। रेलवे में 10 सीटों का आरक्षण मिलना चाहिए। व्यापारी माल खरीदने के लिए जाता है, आता है। ये सारी सुविधाएं व्यापारियों को सरकार द्वारा दी जानी चाहिए। चित्रकूट के शहर कोतवाली क्षेत्र में शनिवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। छुट्टी के बाद से बच्चों को घर छोड़ने जा रहे अशोक पब्लिक स्कूल की बस अचानक से ही अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। हादसे में 10 बच्चे घायल हुए, जिसमें से 2 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है और उन्हें बेहतर इलाज के लिए प्रयागराज रेफर किया गया है। हादसे के बाद से मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने बच्चों को बस से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाने में मदद की। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू कर दिए हैं। बस अचानक से बस आई तो हमें लगा कि हमारे ऊपर चढ़ जाएगी, लेकिन हम न उठ पाए हैं न बैठ पाए, जैसे थे वैसे रहे। आई अचानक बस पेड़ में लग गई, हो गया हमारे ऊपर कांच के कतरे, मतलब शटल पर गए, हो गया। यहाँ पे आप बैठ के क्या कर रहे थे? बैठ के आप क्या कर रहे थे? यहाँ पे दुकान लगाए थे, यहाँ पे छाया थी तो यहीं पे बैठे थे। क्या लगता है किसकी गलती है, किस वजह से बस लड़ी? अब हमें नहीं पता कि किसकी गलती है कि नहीं है। बस वाला चला रहा था, बस अचानक से बस हमारे ऊपर आई, हो गया। फिर न होता तो हमारी जान चली जाती। क्या नाम है आपका? बच्चे कितने घायल हुए? 3 बच्चे। एक बच्चा तो बोल नहीं रहा था और बच्चे तो तमाम थे कि थोड़ा सबके। यूपी के चित्रकूट जनपद की मऊ तहसील से संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान का एक वीडियो चर्चाओं का विषय बना हुआ है। वायरल वीडियो में कुछ कर्मचारी कथित तौर पर रील बनाते हुए और कुछ अन्य कर्मचारी आराम करते हुए नजर आए हैं। ये वीडियो सामने आने के बाद से संपूर्ण समाधान दिवस की कार्यप्रणाली और अधिकारियों की जवाबदेही पर सवाल उठने लगे हैं। समाधान दिवस का उद्देश्य आम जनता की शिकायतों का समयबद्ध और प्रभावित निस्तारण करना है, लेकिन वायरल वीडियो को लेकर अलग अलग तरह की चर्चाएं हो रही हैं। वहीं यूपी के अमेठी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। प्रतापगढ़ सुल्तानपुर नेशनल हाईवे 330 पर एक तेज रफ्तार ट्रेलर और ई रिक्शे की जोरदार टक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि सुल्तानपुर से प्रतापगढ़ की ओर जा रही ट्रैवल ने पीछे से ई रिक्शे को टक्कर मार दी और टक्कर इतनी जोरदार थी कि ई रिक्शा आगे खड़ी एक बस से जा भिड़ी और पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि ई रिक्शा में सवार सभी यात्री बाल बाल बच गए और किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। हादसे के बाद से मौके पर अफरा तफरी मच गई और आसपास मौजूदा लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं अम्बेडकर नगर में सड़क सुरक्षा को लेकर यातायात पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह की नेतृत्व में
पंडित दीनदयाल पार्क और न्यायालय परिषद में स्कूली छात्रों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। बच्चों ने हेलमेट और सीट बेल्ट पहनने, निर्धारित गति सीमा को पालन करने और वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने का सांकेतिक प्रदर्शन किया। ऐसे में नुक्कड़ नाटक के जरिए सड़क दुर्घटनाओं के कारण और नियमों की अनदेखी के दुष्परिणाम भी बताए गए। और इस दौरान यातायात पुलिस के अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि सड़क सुरक्षा को अपनी जिम्मेदारी समझे और नियमों का पालन करके स्वयं के साथ साथ दूसरों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करें। ललितपुर की मेहरौनी तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने फरियादियों की समस्या सुनी और इस दौरान कई शिकायतों का मौके पर निस्तारण कराया गया। समाधान दिवस में बड़ी संख्या में राजस्व संबंधित शिकायतें आने और कार्यों में लापरवाही पाए जाने पर जिलाधिकारी ने सख्त नाराजगी जताई। उन्होंने लेखपाल, कानूनगो और राजस्व कर्मियों का वेतन रोकने के निर्देश दिए और कार्यशैली में सुधार न होने पर निलंबन की चेतावनी भी दी है। अवैध कब्जे, भूमि विवाद और कानून समस्याओं से जुड़े मामलों में राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम को तत्काल मौके पर भेजकर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि वो 1 सप्ताह बाद से दोबारा तहसील का निरीक्षण करेंगे और यदि कार्यों में सुधार नहीं मिला तो संबंधित अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नई दिल्ली स्थित भगवान वाल्मीकि आश्रम में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान श्री पंचदशानंद जूना अखाड़े के जगत गुरु स्वामी चक्रपाणी नंद गिरी जी महाराज ने आश्रम के पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री कृष्ण शाह विद्यार्थी जी महाराज को जूना अखाड़े का जगत गुरु बनाए जाने पर सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने शॉल ओढ़ाकर, पुष्पमाला पहनाकर और भगवान श्री राम की प्रतिमा भेंट करके शुभकामनाएं दी। स्वामी चक्रपाणी नंद गिरी जी महाराज ने कहा कि श्री कृष्ण शाह विद्यार्थी जी महाराज को जगत गुरु बनाए जाना केवल एक संत का सम्मान नहीं है बल्कि पूरे वाल्मीकि समाज और गौरव और सम्मान का प्रतीक है। उन्होंने श्री महंत हरिगिरी जी महाराज के नेतृत्व और सनातन धर्म के प्रति उनके योगदान की भी सराहना की। उन्होंने विश्वास जताया कि जूना अखाड़े संत समाज, सनातन संस्कृति और राष्ट्रहित के कार्यों को आगे भी नई दिशा देते रहेंगे। कार्यक्रम में महामंडलेश्वर स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज और जूना अखाड़े के सचिव स्वामी आनंदेश्वर जी महाराज सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। वहीं महोबा क्षेत्र में एक क्रैशर प्लांट में चालक की संदिग्ध मौत के बाद से माहौल तनावपूर्ण हो गया। मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए शव को कानपुर सागर हाईवे पर रखकर जाम कर दिया। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और पीड़ित परिवार की उचित मुआवजा देने की मांग की। जाम के चलते हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और यातायात प्रभावित हो गया। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास शुरू किया। क्या नाम भैया आपका? राम नारायण। अच्छा, क्या घटना हो गई है? मेरे छोटे भाई की घटना गुरुगुरु पहाड़ में हो गई है और जिसका ना तो अभी तक जो है ट्रक मालिक ने और ना तो पहाड़ मालिक ने कोई अभी मामले को संज्ञान लिया, ना तो प्रशासन इस पर कोई सख्त कार्रवाई कर रही है। कैसे घटना हो गई, आपको जानकारी ना हमें जानकारी जैसे हमें मतलब ड्राइवर को इन्होंने घर पर भेजा था तो हम पहुँचे, अस्पताल पहुँचे तो अस्पताल पहुँचने के बाद अस्पताल जैसे हम पहुँचे तो अस्पताल में मृत पाया गया। आपको सूचना कैसे मिली? सूचना ड्राइवर को भेजा था, उस ड्राइवर को भेजा था जो ड्यूटी पर नहीं था। आपको क्या शंका है? हमें शंका ये है कि उसकी संदिग्ध हालत में संदिग्ध हत्या की गई है क्योंकि वहाँ पर हाँ उसकी जो है चोट के निशान नहीं है उसके, कोई प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? या तो प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? प्रशासन से हम न्याय चाहते हैं और आर्थिक मदद चाहते हैं। करते क्या थे वो ट्रक चलाते थे। वहीं वाराणसी में राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें संगठन के विस्तार और मानवाधिकार संरक्षण को लेकर व्यापक चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप मिश्रा ने की और इस दौरान देश से मानवाधिकार हनन के मामलों पर चिंता जताते हुए संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत बनाने पर जोर दिया। बैठक में आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा, जन जागरूकता अभियान और पीड़ितों को न्याय दिलाने की रणनीति पर चर्चा हुई। इस अवसर पर संगठन के नवनियुक्त और नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का माल्यार्पण करके सम्मान किया गया। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।